प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% के कमी के कारण जॉन को 600 रुपये में क्या मिलता है? 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो हमको गेहूं का नया, अच्छा यहाँ लिखा है मूल्य। कौन सा मूल्य? मूल वाला, ओरिजिनल। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। घटने से पहले कितना था। कभी कभी दोनों रेट पूछता है, तो ध्यान रखना है रेट यहाँ दो पूछ सकता है। एक तो घटने के बाद नया और पुराना लिखा, नया और पुराना भाव ज्ञात करें गेहूं का। ठीक, तो हमने कल एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, क्या करना है ना, रेट कम हुआ उसको लिखेंगे हम कहाँ? ऊपर 25। घटने के बाद बचा कितना? 75%। 25% कम हुआ तो रेट बचा 75%। ठीक, और बराबर में कितने किलोग्राम का डिफरेंस आया? 5 kg का। तो इस तरफ लिखा 5 kg, है ना, 5 बस। अब ये जो है 5, ये 5 क्या है? kg है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत यार इसमें इस तरफ kg डालेंगे। ठीक, मैंने आपसे ये बताया था कि यहाँ से क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, kg इक्वल्स टू आ जाएगा। kg इक्वल्स टू, इसको हम चाहे तो का 25 से कम 25, 25 दिया 75, 3 का गुणा होगा 5 में तो 5 दिया 15 किलो मिलेगा। कितने रुपए में मिलेगा? 600 रुपये में। तो 600 बटे 15, 15 चौके 60, तो 40 रुपये। ये जो रेट है, ये रेट आया ना, ये कौन सा रेट है, नया है कि पुराना है? क्या कहलाएगा बताओ? ये पुराना रेट कहलाएगा, मतलब ओरिजिनल रेट। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि इसमें पूछा गया था कि बताओ नया रेट क्या है, क्या पूछा गया होता? नया रेट। तो नया रेट कैसे निकालते? जो पुराना है इसमें, इसी में तो कम या ज्यादा हुआ है, इसमें कम हुआ है, तो 40 का 25% निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो 40 का 25% कितना होगा? 10। 40 का 50% 20, आधा, और उसका भी आधा, 50 का आधा 25%, तो 20 का आधा 10। ठीक, तो 10 रुपए कम, 10 रुपए कम। या तो डायरेक्ट समझ जाओ, या तो आप क्या करोगे, जो रेट है ना ये कौन 40, ये 100% रेट है। अब 25% कम हो गया तो 75% रेट बचा। तो यदि आप 40 रुपए का 75% भी निकालोगे तब भी 30 आ जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा 10 बार, तो कितना जाएगा? 30। या तो ऐसा निकाल लो जैसा आपको लगे, लेकिन हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो नया रेट आएगा, नया रेट चाहो आप तो 75% कर लो। किस चीज़ का 75%? इसका 40 का। या तो डायरेक्ट आपको मालूम है कि भाई इसका 25% 10 रुपये होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बराबर में 30। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। अब यहाँ पर क्या पूछा है? घटी हुई कीमत, मतलब नया रेट पूछा है, पुराना नहीं पूछा है, नया पूछा है। तो सीधा अपन क्या करेंगे, 20 बटे कितना, जल्दी बताओ, 20 बटे 80। 20% कमी हुई तो बची कितनी? 80%। और इंटू करेंगे क्या, केजी। कितने किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। इसको काट दो तो कितना आएगा, 20 चौके 80। केजी इक्वल्स टू 4 4 जा 16। अब 16 किलो मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है? 1200 रुपए में। 1200 बटे 16, काट दो, टेबल आता है 16 का। बताओ कितनी बार में 120 आएगा? बनेगा? नहीं बनता तो 4 से काट दो। ठीक है, 4 से काटे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो आंसर आएगा कितना, 75। लेकिन ये कौन सा रेट है? ये पुराना है, हमको निकालना है नया, घटा हुआ रेट। नया रेट, नया रेट कितना आएगा? 20% कम हुआ तो रेट कितना बचा नया? 80%। तो 75 का 80% निकाल दो, है ना, या 75 का
20% निकाल के घटा दो। अब 75 का 20% कैसे निकालेंगे? तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5। एक संख्या के पहले पॉइंट लगाना होता है तो 10% निकलता है। 7.5 रुपए 10% है, तो 7.5 का डबल कर देंगे 15 रुपए। तो 20% बराबर 15 रुपए कम हो जाएगा किस में? 75 में। ठीक है, तो 75 में कम हो जाएगा 15 रुपए, तो आंसर आएगा 60 रुपए। ये पूरा नया रेट है ये। ठीक है, या तो फिर आप 75 का 80% निकाल देना, क्योंकि नया रेट 20% कम हो जाता है तो रेट बचता है 80%। तब भी आपका आ जाएगा क्या? ये कट जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 15 75, तो 15 चौके 60। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अभी रुको, ये पैटर्न बाद में करेंगे। अच्छा सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन में काम करते हैं। यहाँ पे अपन ने केवल कमी वाला देखा है ना? यहाँ रेट बढ़ भी सकते हैं। रेट क्या हो सकते हैं? बढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन देखो, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्था मतलब जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए से 20 अंक कम थे। यहाँ लिखा देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स है ना? कितने परसेंट? एक छात्र को कितने अंक प्राप्त किए? एक ने 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये इसका मतलब होता है मिनिमम मार्क्स। बीस अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक इस अंकों से 10 अधिक है, तो परीक्षा के कुल अंक क्या है? अर्धांक का मतलब मालूम है? कुछ बहुत ज्यादा प्योर हिंदी लिखी है ना? अधिकतम, अधिकतम नहीं, मिनिमम मार्क्स कहते हैं इसको, मतलब पासिंग मार्क्स जो होता है। जैसे हमारे पेपर में 35 मार्क्स रहता ना, 35 मिनिमम मार्क्स, इतना आएगा तभी पास होंगे, अदरवाइज फेल। तो ये वही है उसका मतलब। तो उसने 65 अंक तो मिला उसको, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? वो फेल हो गया। और कितने नंबर से फेल हुआ? 20 नंबर से फेल हुआ। एक छात्र को उसी परीक्षा में एक दूसरा बंदा भी बैठा था, लेकिन उसको मिले कितने? 80% मिले। जितने का पेपर था उसका 80% मिला। अब उसके जो नंबर है वो उसके ज्यादा हो गए। किससे? मिनिमम पासिंग मार्क्स से। कितने नंबर ज्यादा हो गए? 10 नंबर ज्यादा हो गए। ठीक, दोनों एक ही पेपर में बैठे थे, मतलब दोनों के लिए पूर्णांक एक सा होगा। दोनों के लिए पूर्णांक एक सा होगा। ठीक है, पूर्णांक एक सा होगा तो वही हमको निकालना है। तो देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो एक छात्र को मिले 65, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। परीक्षा के कुल अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स। हमने मान लिया कितने हैं? एक्स है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर है? एक्स। ये एक्स 100% होता है। इस 100% का कितना मिला? एक्स का 65% मिला एक को। दूसरे को कितना मिला? इतना मिला है ना? अभी बीच में मैंने बराबर नहीं लगाया क्योंकि इन दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं। ठीक, तो अब एक काम करेंगे। ये जो बंदा पहला वाला है ये फेल हुआ है, कितने नंबर से? 20 नंबर से फेल है। यदि मैं इसको 20 नंबर दे देता, जोड़ देता, तो ये बंदा पास हो जाता।
और इसको कितने नंबर मिलते, जितनी जरूरत है ना, जितनी जरूरत है, मतलब पासिंग मार्क्स जिसको हम कहते हैं। तो इसका नंबर कितने हो गए पासिंग मार्क्स, तो ये जो कहलाएगा ये वाला हिस्सा, ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स, कहलाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक, अभी बीच में अभी भी बराबर नहीं है। और ये बंदा जो 80% लाया है, इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आ गए, ऐसा लिखा है ना। 80% अंक प्राप्त किए और ये अर्ध अंकों से 10 अधिक है, तो जितने इसके ज्यादा है उससे हम छीन लेते, मतलब कम कर दो। तो यदि इसमें से मैंने 10 नंबर कम कर दिए, ठीक, तो जो 10 नंबर ज्यादा आ गए थे मिनिमम पासिंग मार्क्स से, उसको मैंने कम कर दिए, तो कितने नंबर बचे, पासिंग मार्क्स बचे। क्या बचा, पासिंग मार्क्स ही बचा ना। जिसके पास कम थे उसको दे दिए, जिसके पास ज्यादा थे उससे ले लिया। अब दोनों के पास जो बचा वो दोनों क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है ये दोनों के पास, इसलिए अब दोनों जाकर बराबर हुए हैं। लास्ट में बराबर लगाने चाहिए जब सच में बराबर हो जाए, समझ गए। जिसके पास ज्यादा थे उससे ले लिए, जिसके पास कम थे उसको दे दिए, दोनों को बराबर कर लिए, मतलब वो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा बचाना चाहिए हमको। ये 65% है, ये 80% है, इसको डायरेक्ट इससे इसको यहीं घटा दो। 65% 80% से जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, 15%। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं इस तरफ लाकर, 15% किसका, एक्स का 15%, ये आया समझ में, x का 15%, ये वाला 10 इस तरफ जाकर 20 से ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 30। ठीक, अब इस संख्या के और इस संख्या के प्लस माइनस में कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट ऊपर का नंबर ऊपर से कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो मुझे x बराबर मिला 100 × 2 बराबर 200। तो पेपर कितने नंबर का था, 200 का था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, हमको क्या करना है, बस चीजों को बराबर करना है ना, समानता का अधिकार। आपने ये बराबर का चिन्ह पहले नहीं लगाना कभी, जब सच में बराबर हो जाए इसके बाद ही लगाना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते समय से करते ना, पहले लिखते जाते बराबर, बाद में बराबर की बाद चीजें लिखते हैं, है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, फेल हो गया। कितने नंबर मिले, 46% मिले। 46% मिलने के बाद भी वो फेल हो गया, और कितने नंबर से फेल हुआ, तो दे दो उसको, कितने हो गए 46 + 10, समझ में आया। तो ये हो गया मिनिमम पासिंग मार्क्स, डायरेक्ट लिख दूं, तो यहां लिख लो मैक्सिमम मार्क्स। अब यहां देखो, इसके पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मतलब मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो पहले हम तो मैक्सिमम निकाल लें, उससे निकाल देंगे कितने नंबर चाहिए पास के लिए। तो मैक्सिमम एक्स, विमल को मिला इस एक्स का 46%, ठीक है, फिर भी वह 10 अंकों से फेल हो गया, 10 दे दो भाई को, पास हो गया ये। मतलब यही मिनिमम अंक है, यही मिनिमम अंक है, यही निकालना है। यदि यहां पर x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक, अब यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। 46 मिलता है परसेंट तो 10 से फेल हो जाता है, 52 मिलता है तो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा हो गए, 8 नंबर ज्यादा। तो उसको यदि 52% अंक मिला एक्स का, ये नंबर जो है 8 अंक ज्यादा है तो 8 अंक कम कर दो, तो ये वाला नंबर अब ये भी मिनिमम मार्क्स हो गया। ये ज्यादा था ना 8, किससे, मिनिमम से, तो मिनिमम लाने के लिए 8 कम कर दो, 8 ज्यादा था 8 कम कर दो, तो ये मिनिमम पहुंच गया। समझ में आ रहा है, ठीक।
तो ये और ये दोनों अब बराबर हो गए, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स। समझ में आया? ठीक, दोनों को बराबर कर दिया। आ रहा समझ में? फिर अब इसको 46 को इस तरफ लाकर 52 से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। 52 में से 46 घटाएंगे तो x का 6% बचा, और ये वाला 8 इस तरफ लाकर जुड़ जाएगा, कितना जा जाएगा? 18। अब इस 6 से 6 तिया 18, x बराबर कितने नंबर का पेपर था? 300 का। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है कितना? मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स पूछा उसने, और मिनिमम कितना है? x का 46% प्लस 10। देखो, या तो यहाँ x का मान रख दो, यहाँ तो यहाँ x का मान रख दो, दोनों में जगह रखोगे एक ही नंबर आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, x की जगह पर रखो 300 इंटू 46/100, और प्लस क्या कर दोगे? 10। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 3 का गुणा करोगे 6 तिया 18 का 8, 4 तिया 12 और 1 13, और प्लस 10, तो आंसर कितना आएगा? 148। ठीक, 148 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। पेपर कितने नंबर का था? 300। 300 में से 148 मिलेगा, तब जाकर आप पास हो पाओगे। आया समझ में? अच्छा, वो ये पूछ लेता, ध्यान से सुनना क्या पूछ रहा हूं मैं, यदि वो ये पूछ लेता मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना परसेंट चाहिए, उसने अभी क्या पूछा है? नंबर कितना चाहिए, तो आपने बोला 148 नंबर चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत अंक मिलेगा तो आप पास होगे? कैसे निकालोगे? जो 148 है ये मिनिमम है, यही है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 148 है ये कहाँ से आया? 300 में से। ठीक, तो 148 जो है वो 300 का कितना परसेंट है? तो ये जो है 148 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। तो यदि आपको परसेंटेज के टर्म में पूछता कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आप 148 को क्या करोगे कि भाई 148 है, वो 300 का कितना परसेंट है, ऐसे करके काट दोगे। ठीक है, ये इससे कटेगा नहीं, तो जितने भी आए कटने, 4 तिया 12, 3 चौके 12, बचा कितना? 2। ठीक, 3 नाम 27, तो लगभग इतना 49:1/3% नंबर चाहिए तो वो पास होगा। कितने परसेंट अंक? 49 अंकों में वो पास होगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तभी तो देखो 40 मिलने के बाद भी फेल हो गया वो, 40 मिलने के बाद फेल हो गया। अब पासिंग मार्क्स कितना? 49 मतलब कितने नंबर ज्यादा कम हो रहे थे? 3 सही 1/3। कितने प्रतिशत का डिफरेंस है 46 और 49 में? 3 सही 1/3, और 3 सही 1/3 कितने अंक के बराबर है? 10। कितने अंक के बराबर है? 10। सारी चीजें क्या प्रैक्टिकली सोचते चलोगे, कहाँ क्या लिखा है, तो दिमाग अच्छा काम करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है यहाँ पर, नहीं तो बस मैक्सिमम मार्क्स निकाल दिया, खत्म। ठीक, डायरेक्ट करें, एक लाइन में करें इसको। देखो, जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, अब यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसको आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो अब अपन क्या करेंगे? देखो, इतनी प्रैक्टिस, अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई 2 क्वेश्चन में, कि अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं यार इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। कितना? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 20%। तो x का 20% डायरेक्ट लिखो, और इन दोनों को जोड़ के लिखता हूं ना, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस वाला प्लस के पास आता जुड़ जाता है ना डिफरेंस। तो 18 और 6 24, x बराबर आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना, 20 6 5, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100,
और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 120। कितने का पेपर था 120 का। करेक्ट। क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई तो बार 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 वही चीज लिखने की जरूरत नहीं है। किसको समझ नहीं आया ये? समझ में आ गया? डिफरेंस ही तो निकाल रहे थे परसेंटेज का। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 20% का, और नंबर दोनों को जोड़कर लिख रहे थे अभी तक, तो नंबर को जोड़ के लिख दिया। बार बार इक्वेशन बनाने की जरूरत ही क्या है ना? टाइम पास करने नहीं बैठे हम लोग। बची सर आ गए क्या? एक मिनट रुको, लाइट खत्म। वो करो। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है। वह इसका 25% कर पर, मतलब टैक्स पर, ठीक, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितने रुपए की बचत करता है? तो पहले वो मासिक आय कितनी है? 50,000 रुपए एक महीने में कमाता है। उस 50,000 का 25% दे दिया, ठीक, कितना बचा? क्वेश्चन वो हो गया क्या? चेंज हो गया? इनकम उसकी थी कितनी? 50,000, ठीक। इसका 25% वह दे दिया। 25% कितना होगा इसका? 12,500। दिमाग खराब हो रहा होगा निकालने में। क्यों? फिर उसको घटा के लिखना पड़ेगा, है ना? एक काम करो, टैक्स पर, टैक्स पर कितना दिया उसने? 25% दिया। शेष कितना बचा? 75% बचा ना? इसका 75% बचा, 75% बचा, ठीक। अब शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर, शेष आय का मतलब 75 का कितना होगा? 75 का 30%, 75 का 10%, 7.5, 7.5, उसका डबल किया तो 15, फिर उसमें कितना 30 निकालना है, फिर 7.5 और जोड़ना है, तो कितना? 22.5%, कितना?
22.5%। मतलब 22.5% किस पे खर्च किया? घरेलू में, डोमेस्टिक यूज। ठीक, कितना बचा? कितना बचा दिमाग लगाओ। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? या इसमें 22.5 कम कर दो। 75% में 22.5% निकाल लिया। ठीक, या तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो पहले, कितना परसेंट पैसा हो गया? 25 और 22, 43 इतना यूज हो चुका है ना। शेष कितना बचा? कितना बचा? 47.5 घटाएंगे तो 50 से ज्यादा, ढाई यहाँ बचा ना, ढाई बचा 50 में से, और 50 तो सेव है, 52। तो शेष बचा 52.5%। इतना शेष बचा। अब इस शेष का कितना परसेंट? 10%। इसका 10% कितना? इसका 10% कितना? 5.25। यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, यहाँ है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इतना परसेंट किस पे खर्च किया? मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट। ठीक, इसके बाद क्या करता है? बस अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। मतलब बाकी का पैसा इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, खर्चा जोड़ो कितना हुआ, बाकी का शेष बचत हो गई उसकी। ठीक, तो ये कितना जाएगा? 47.5 ये था, 5.25 और है, तो ये 75। और ये कितना जाएगा? 52.75% क्या करता है वो? खर्च करता है ना। तो टोटल खर्चा हो गया 52.75। तो बचत कितनी हुई? ये खर्च है, बचत कितनी हुई? हाँ, 100 में से 52.75 माइनस करेंगे, 47.25। ठीक है, इतना बचा, ये बचत है, इतना परसेंट। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए। इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है हर महीने इतना पैसा वो बचा लेता है। बस अब हमको क्या करना है, जो 50,000 है उसका इतना परसेंट पैसा हमको निकालना है। कितने का? 50,000 का। ठीक, तो क्या आ जाएगा? रुपीज आ जाएगा। हमको तो पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। हमको यदि उसने बोला होता कि कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो हम बता देते कितने परसेंट की बचत करता है। ठीक, हमको 50,000 का क्या निकालना है रुपीज के टर्म में, तो 50,000 का 47.25 कितना होगा? ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, इसका पॉइंट हटाएं अपन, तो नीचे कितना जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो ये काट दो, 5 का गुणा करें, 25 का 5, ये वाला डबल जीरो लगा देते हैं। 25 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बचा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 बचा 3, 5 चौके 20, 20 और 3 है 2 3। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 23 62 500, 23। यहाँ तो नहीं घटा दिया? ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12।
6300 रुपए हो तो मनीष का वेतन कितना है? तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या किया उसने, अपने वेतन का 30%, 30% भाग अपनी माता को दिया। ठीक, माता को कितना दिया उसने? 30%। शेष कितना बचा? 70%। अब इस 70% शेष वेतन का 40% भाग, तो इसका 40% कितना आया? 28। इसका 10% कितना? 7। 70 का 10, शेष का लिखा है, शेष का। शेष का 10% कितना? 7। 40% मतलब 80, सॉरी 28। 4 सत्ते 28। ये समझ में 28 कहाँ से आया, है ना? तो 28% कहाँ निवेश किया? 28% बीमा, दो चीज में निवेश किया, बीमा में और भविष्य निधि। बीमा प्लस भविष्य निधि। कितना परसेंट? 28%। लेकिन उसने ये नहीं लिखा, अच्छा उसको इतने अनुपात में किया। अब इसका क्या मतलब है? इसमें ये, हाँ, 28 टोटल दोनों में मिलाकर 28, लेकिन 28 में कितना परसेंट बीमा योजना में और भविष्य निधि में? मतलब 4 हिस्से किस में निवेश किया? बीमा योजना में, और 3 हिस्से भविष्य निधि में। तो इसका मतलब ये है, यदि आप बीमा निकालना चाहो बीमा में, तो बीमा में कितना हिस्सा यूज किया उसने? 4/7। मतलब 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 में से 4 हिस्सा, 7 में से 4 हिस्सा उसने बीमा में योजना किया। किस चीज का? 28 का। तो 7 चौके 28 मतलब हो जाएगा 16%। कितना परसेंट? 16% बीमा में, बाकी का 28 में से 16 यूज हो गया। तो कितना बचा? या तो फिर यहाँ 3 कर लो, 3 चौके 12। तो यहाँ पर आ जाएगा भविष्य निधि में कितना? 12%। भविष्य निधि में 12% इसने यूज किया। ठीक, माता को दिया 30%, बीमा में इतना और भविष्य निधि में इतना। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे लिखा है, शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो 28 और 30 कितने परसेंट हो गए? कितने परसेंट हो गए? 28 और 30, 58%, 58%। तो टोटल हो चुका है आपका खर्च इतना। खर्च कितना हो चुका है? 58%। तो शेष बचा कितना? बचत, बचत कितने परसेंट की है? 42% की। इतना पैसा उसने जाके जमा कर दिया, इतना पैसा जाके जमा कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक। अब ये क्या है? ये 6300 क्या है? उसने लिखा है कि यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि और बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 है। माता को कितना परसेंट दिया? 30%। और बीमा में कितना लगाया? 16। तो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब 30% माइनस 16%, है ना? अब ये किस चीज का 30% होगा? सैलरी का, है ना? 30% कहाँ से देगा? अपनी सैलरी का 30%। और बीमा में कहाँ से लगाएगा? सैलरी का 16%। तो आप चाहो तो यहाँ पर x का 30% और x का 16% लिख सकते हो, वो अपन अगली लाइन में ऐड कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस 6300 ऐसा लिखा है ना? माता को कितना दिया? 30, बीमा में लगाया कितना? 16%। दोनों का डिफरेंस 6300 है। कितना परसेंट का डिफरेंस है दोनों में? 14% का। कितने परसेंट का? 14%। तो 14% बराबर कितना पैसा? 6300। 14% बराबर क्या है? 6300। सैलरी कितने परसेंट होगी? 100%। तो 100% निकाल दो सीधा, एक्स वैक्स मानने की जरूरत। 100% कैसे निकालेंगे? कभी भी पहले 1% निकालो। अब 1% कैसे निकालेंगे? तो 6300 में इस 14 का भाग दे दो। ये 14% है, तो 14 से भाग दिया तो 1% निकला। 14 से भाग दिया तो 1%, और ये 1% है, उसमें 100 का गुणा कर दिया तो 100%। समझ गए? इसको डिवाइड किया 14 से तो 1%, और 1% को गुणा किया 100 से तो 100%।
समझ में आया? इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। काट दे इसको। 7 दूनी 14, 7 नाम 63, ऐसा। और इसको काट दो इससे, 450 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 450 और 00। तो आंसर कितना आएगा? 45,000 रुपये उसकी क्या है? इनकम है। ये समझ में आ गया? ठीक, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ घुमाने की कोशिश किया उसने। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय चाहिए? 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना? 1 मिनट के अंदर। कब होगा लेकिन? प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, क्योंकि डेटा ऐसा है कि कैलकुलेटिव है। ठीक, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बस अनुपात में फंसना नहीं है अपने को। अनुपात कैसे आया समझ में आया? अनुपात पहले फिर से समझ लो। उसने अपनी माता को 30% दिया, शेष बचा 70%। अब जो बचा उसका 40%, इसका 40% कितना होगा? 28। तो 28% दो चीज में लगाया, भविष्य निधि में और बीमा में। अब इस 28 में हिस्से की है कि भाई इतना पैसा तो मैं दोनों में लगाऊंगा, लेकिन दोनों का भी रेशियो है 4:3 का, कि 28 को पहले 7 हिस्से कर लो, 7 हिस्से में 4 हिस्सा किसको दे दो? बीमा को। 3 हिस्से किस में लगाए? भविष्य निधि में। इसलिए अपन ने लिखा 4/7 और 3/7। 4/7 मतलब क्या? 7 में से 4 भाग बीमा में लगाया। किसका 4/7 भाग? 28 का। तो काट दिया, 7 चौके 28, 4 चौके 16। 16% पैसा उसने लगाया बीमा में, ठीक है। बाकी का 28 में से 16 लगाया तो बचा 12%। 12 बचा ना, तो 12 लगाया होगा किसमें? भविष्य निधि में। अब उसने बोला कि बताओ माता को और बीमा में जो लगाया है उसका डिफरेंस कितना है? 6300। तो इन दोनों का डिफरेंस लगा दिया 6300, इन दोनों का डिफरेंस आया 14%। 14% बराबर 6300। सैलरी होती है 100%, तो पहले 1% निकाला जाता है। 1% कैसे निकाला जाता है? जितना यहाँ है उसका भाग दे दो पूरा। जब पूरा का भाग दिया तो यहाँ 1 बचा ना, कितना बचा? 1। तो वो 1% बराबर 6300 बचे 14, 6300 बटे 14, और इंटू कर देंगे 100 से। तो आंसर कितना जाएगा? 45,000 रुपये। ठीक है, चलो सर आ गए हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे अपन लोग।